हिम नदी या हिमानी या ग्लेशियर। हिम नदी, हिमानी या ग्लेशियर। जल जो होता है 3 रूपों में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। जलवाष्प जो होती है वो गैस होती है, बर्फ जो होता है ठोस होता है, जल जो होता है वो द्रव होता है। तो नदी के रूप में अगर है तो जल है, वो भी अपर्दन का दूत है, अपर्दन में सहायक है, अपक्षय में सहायक है, निक्षेपण में सहायक है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का जन्मदाता है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ उसके द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक इसी तरह ऊंचे पर्वतीय भागों में एक ठो हिम रेखा होती है। हिम रेखा से ऊपर हमेशा बर्फ जमी हुई मिलती है, और हिम रेखा से जब हम नीचे आते हैं तो बर्फ नहीं मिलती है, बल्कि वो बर्फ पिघल करके जल का रूप धारण कर लेती है। तो हिम जब प्रवाहित होती है, हिम प्रवाहित क्या होती है? हिम खिसकते हुए आगे बढ़ती है। 24 घंटा में 1 सेंटीमीटर खिसक करके आगे जाती है, लेकिन इसका आकार अजीब ढंग का होता है। ये देखिए, एक हिमानी इधर से आ रही है, एक हिमानी इधर से आ रही है। ये हिमानियाँ हैं। इनका आकार क्या है? हम लोग की जैसे है, जीभ है, ठीक जीभ के आकार की हिमानियाँ होती हैं। ये आगे बढ़ती हैं, इनके किनारे किनारे हिमोड़ चलते हैं। जल में जो चलता है उसको जलोढ़ कहते हैं, और जो हिम में प्रवाहित होता है उसको हिमोड़ कहते हैं। ये जो किनारे किनारे हिमोड़ चलते हैं, इनको पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। ये क्या कहेंगे? पार्श्विक हिमोड़। ये जो बीच में हिमोड़ चल रहे हैं, इनको कहेंगे मध्यस्थ हिमोड़। मध्यस्थ का मतलब मध्य जोड़ स्थित, मध्यस्थ। इसका ये पार्श्विक हिमोड़ और इसका ये पार्श्विक हिमोड़ दोनों जब मिलते हैं तो जल रहता तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हिम है, ठोस पदार्थ है, इसलिए दोनों के पार्श्विक हिमोड़ जब मिलते हैं दो हिम नदियों के, तो ये बीच में चलना शुरू करते हैं। इसलिए इनको मध्य हिमोड़ या मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ये जो हिमोड़ आगे आगे चलते हैं, इनको अग्रांतस्थ
इनको अग्रांतस्थ हिमोड़ कहते हैं। पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़ और अग्रांतस्थ हिमोड़। ये हिमोड़ जो होते हैं यही अपर्दन के औजार होते हैं। इनमें पत्थरों के टुकड़े, लकड़ियों के टुकड़े सारे के सारे इसमें प्रवाहित होते रहते हैं। यही हिमोड़ काट छांट की क्रिया के द्वारा ऊंचे पर्वतीय भागों पर अनेक प्रकार के स्थलाकृतियों को जन्म देते हैं। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, आती कहाँ से है? नीचे तालाब, झील, नदी, समुद्र या पेड़ों के द्वारा जो वाष्पीकरण होता है पत्तियों के द्वारा, वो सारा का सारा जल वायुमंडल में पहुंचते रहता है। और ये वायुमंडल का जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर जब उठती जाती है तो ऊपर उठते ये जो जल की नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं, जानते हैं आप, वर्षा की एक बूंद तैयार होने में लाखों जल बिंदुकों को आपस में मिलना पड़ता है। जल की नन्ही नन्ही लाखों बूंदें मिलती हैं तो वर्षा की एक बूंद बनकर तैयार होती है। तो ये जल बिंदु ऊपर जाते हैं। जब तापमान, हम बताए थे कल आपको कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, तो जहाँ तापमान 0 डिग्री से कम हुआ, इसका मतलब जल की बूंदें हिम के नन्हे नन्ही बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। उन नन्ही नन्ही बूंदों को हिमलव कहा जाता है। हिमलव, जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें जब वो हिम में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनको हिमलव कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण और वायुमंडलीय दबाव के कारण वो हिमलव धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे पिक्चर में दिखाते हैं, आदमी जा रहा है और उसके बाल पर हिम के छोटे छोटे कण जमा हो गए, उसका बाल सफ़ेद हो गया। अभी इधर से काला बाल लिए जा रहा है, उधर जाने पर बाल सफ़ेद हो गया, मूछें सफ़ेद हो गई। तो इस तरह से हिमलव जो हैं ऊंचे पहाड़ी भागों पर गिरते रहते हैं। तापमान जब कम हुआ तो हिमलव, हिमपात इसको कहते हैं, स्नोफॉल होते रहता है। ये जो है रुई की तरह हल्का होता है, इसलिए जब हिमपात होता है, मान लो 1 फीट मोटा हिमपात हुआ, हिमलव जमा हो गए 1 फुट मोटे, आप उस समय उसमें चलोगे तो 1 फीट धंस जाओगे उसमें। लेकिन विशेषता क्या है? न तो आपके कपड़े गंदे होंगे और न ही भीगेंगे, इसलिए कि तापमान तो 0 डिग्री से नीचे है। हिम पिघलेगा तब न भीगोगे। इसका मतलब न तो कपड़े भीगेंगे, गीले होंगे, और न ही गंदे होंगे। उसमें किसी तरह की कोई मैल तो होती नहीं, कोई गंदगी तो होती नहीं है। कुछ देर के बाद 4-6 घंटे, 12 घंटे, धीरे धीरे वायुमंडलीय दबाव के चलते ये हिमलव ठोस आकार ग्रहण कर लेते हैं। जब तक हिमलव हैं उनको उठा करके एक दूसरे के ऊपर फेंको, नाक पे भी फेंकोगे तो नाक नहीं टूटेगी, मुंह पे फेंकोगे तो चोट नहीं लगेगी। लेकिन वही 2-4 घंटे के बाद जब वो ठोस आकार ग्रहण कर लेते हैं, उस समय आप उनका उपयोग करो किसी के मुंह पर तो समस्या खड़ी हो जाएगी।
क्योंकि वो ठोस हो गया। तो ऊंचे पहाड़ी भागों पर बर्फ गिरते 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 धीरे 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 ये नुकीला हो जाता है। ये पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ जमा होने की एक सीमा है ना। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, पैर रख देते थे, उसके ऊपर बालू रखना शुरू करते थे, रखते 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 एक स्थिति ऐसी आती थी कि चारों तरफ से बालू स्लिप करना शुरू कर देता, फिसलना शुरू कर देता था। तो ठीक ऐसे ही जब लास्ट पॉइंट आ जाता है तो हिम जो है चारों दिशाओं में फिसलना शुरू कर देती है। अब यहीं से हिम नदी का जन्म होता है। ये जो आकृति है, सबसे ऊपर वाली आकृति, इसको गिरिश्रृंग कहते हैं। श्रृंग माने सींग, गिरि माने पर्वत। पहाड़ की जो सींग बनती है उसी को गिरिश्रृंग कहते हैं। अब ये जो हिम फिसल के आ रही है नीचे, तो नीचे ये जो घाटी है, पहले ये भी आकार की घाटी थी। नदी ने क्या किया था, भी आकार की घाटी बनाया था। और जब उन्हीं भी आकार की घाटियों में हिम प्रवाहित होने लगती है तो हिम नदी के साथ साथ चलने वाले उसके जो पार्श्विक हिमोड़ होते हैं वे इसको काटना शुरू कर देते हैं। पार्श्विक हिमोड़ इसको काटते हैं और काट काट करके इस घाटी का आकार कैसा बना देते हैं, अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह। ये यू आकार की घाटी निर्मित हो जाती है। पहले जो भी आकार की घाटी थी, अब वो यू आकार की हो जाती है। ये बी वाला अक्षर खत्म। तो इसे क्या कहेंगे, यू आकार की घाटी। ये हिमनदों के अपर्दन के द्वारा तैयार होने वाली स्तराकृति है। ये हिम के निक्षेपण से, हिम के जमाव से गिरिश्रृंग और हिमनदों के अपर्दन से यू आकार की घाटी निर्मित होती है। पर्वतों से फिसलती हुई हिम जब यू आकार की घाटियों में प्रवाहित होने जाती है तो यहाँ से जब हिम रेखा खिसक के ऊपर चली जाती है तो बर्फ फिसलती हुई आती है, फिर जल में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ से भी आकार की घाटियों के लास्ट सिरे से ये नीचे जल के रूप में गिरना शुरू हो जाती है। इसे जल प्रपात कहते हैं। ये क्या बन गया यहाँ, जल प्रपात। माने हिम के काट छांट से भी जलप्रपात निर्मित होते हैं।
अब हम लोग आते हैं हिम रेखा से नीचे। मान लो ये मैदान है, यहाँ तक बर्फ आई प्रवाहित होते हुए, फिसलते हुए, फिर इसके बाद इधर जल बन करके जल के रूप में आगे प्रवाहित हो गई। किसी साल ठंड ज़्यादा पड़ी तो ये जो मलबा इधर से आ रहा है पहाड़ों से, ये मलबा आगे तक जमा हो जाता है। तो पत्थर की चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी भी चट्टानें होती हैं, छोटी छोटी भी चट्टानें होती हैं, तो इस मैदान में ये जमा हो जाती हैं। जब अगली बार फिर हिम नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो हिम नदियाँ इन चट्टानों के ऊपर से हो करके प्रवाहित होती हैं। ये कड़ी चट्टान है, यहाँ जमा है। तो जो हिम नदियों के आगे आगे चलने वाले अग्रांतस्थ हिमोड़ हैं, वे उन चट्टानों के सामने वाले हिस्से को रगड़ते हैं, बालू पेपर से जैसे रगड़ा जाता है। रगड़ने से इधर का हिस्सा चिकना हो जाता है और फिर जब वो नीचे उतरती हैं तो दूर तक उसका ढाल बना देती है। हिमानियों की समाप्ति के पश्चात ये आकार जो है दूर से देखने पर लगता है कि भेड़ें सोई हुई होती हैं। मेष माने भेड़ होता है ना, मेष शिला। लगता है कि भेड़ें सोई हुई हैं, इसीलिए इनका नाम मेघशिला होता है। अब इन्हीं मैदानों में उल्टी हुई नाव के आकार में कई स्थलाकृतियां बन जाती हैं। दूर से देखने पर ये उल्टी आकार की नावों की तरह लगती है, जिनको ड्रमलिन कहा जाता है। नदी की अंतिम अवस्था में डेल्टा बनता है और हिम नदी की अंतिम अवस्था में ड्रमलिन बनते हैं। डेल्टा का आकार त्रिभुज के आकार का, धनुष के आकार का या चिड़िया के पंजे की तरह होता है, जबकि बर्फ के द्वारा निर्मित जो आकृति होती है ड्रमलिन, उसका आकार उल्टी हुई नाव की तरह से होता है। डेल्टा और ड्रमलिन। अब हम लोग देखेंगे पवन के कार्य। बाबा रुक जाइए।